आज का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस से पहले हम हमेशा हर टॉपिक का बैकग्राउंड पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन एक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक, और इसका जो फार्मूला है वो है C6 और H6। इस फार्मूले के मुताबिक बेंजीन एक रिंग कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें 6 कार्बन है। अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसने ऑलरेडी, चूँकि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑलरेडी इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं, मगर 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं और 2 कप बाकी हैं, और सब कार्बन ने ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो ये 6 कार्बन आपस में कनेक्टेड है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो लिहाजा वो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी अब इस्तेमाल हो चुका है। अब एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, एक इसका, एक इसका और एक इसका, सब 6 कार्बनों का एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो वो जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है वो इस्तेमाल करके बेंजीन पाई बॉन्ड्स बना लेता है, यानी ये पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैप करता है, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो ओवरऑल हम कहते हैं ये बेंजीन मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से अगर हम ये कार्बन और हाइड्रोजन को सिंपली रिप्रेजेंट करें तो ये कार्नर कार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और बस हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट ही नहीं करते। अगर क्वेश्चन किया जाए कि बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है डबल बॉन्ड, फिर कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और अगेन डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर कोई इतराज़ करे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड ये इसके बजाय इधर हो, और फिर इसके बजाय यहाँ पे हो, और फिर इसके बजाय यहाँ पे हो, ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल हो। अब अगर कन्फ्यूजन हो कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर वैलिड है या बेंजीन का ये स्ट्रक्चर वैलिड है, क्या बेंजीन इसी हालत में एग्जिस्ट करता है या इसी हालत में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड इधर है और इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इसके बजाय नेक्स्ट पोजीशन पे है, और यहाँ भी अगेन जो डबल सिंगल है उनकी पोजीशन चेंज है। तो आया इन दोनों में से बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? अगर हम कहें ये वाला स्ट्रक्चर वैलिड है तो फिर इस स्ट्रक्चर की वैलिडिटी क्या है, और अगर हम कहें कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो फिर इसकी वैलिडिटी क्या है? इसी कन्फ्यूजन को हल करने के लिए हम ये रेजोनेंस का टॉपिक अब डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह रेजोनेंस इस कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करता है, और किस तरह हमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के बारे में फिर आइडिया देता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस पॉसिबल होगी। अच्छा, तो अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें, इससे पहले जो हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था, अगर बेंजीन का एक कार्बन हम कंसिडर करें, चूँकि सारे कार्बन सेम है, सारे सेम बॉन्डिंग कर रहे हैं और सारे 4-4 बॉन्ड बनाए, तो एक कार्बन का अगर हम कंसिडर करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। तो ये हमें ये बताता है कि बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इससे मुराद कि इसमें एक s और कोई भी 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए हैं, मिक्स हुए हैं। तो जब ये तीनों ओवरलैप होंगे तो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड बनाएंगे, जिनकी शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन सेम होगी, और वो इस तरह प्लेन में होते हैं 120 120 120, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के 90 एंगल पे होता है। अब ये एक कार्बन का, ये दूसरे कार्बन का, ये तीसरे कार्बन का, ये चौथे कार्बन का, पांचवें का और छठे कार्बन का, और हमेशा हमने ये कहा है कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का दूसरे वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग करता है। इसका जो हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल है वो दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्डिंग, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा बॉन्डिंग। अब एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और भी बाकी हैं, तो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, यहाँ भी सिग्मा बॉन्डिंग, और यहाँ भी सिग्मा बॉन्डिंग, और यहाँ भी सिग्मा बॉन्डिंग। तो कार्बन जो है उसने 3-3 बॉन्ड्स बनाए हैं, और अब एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बाकी हैं, और हर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी हैं।
तो देखिए बेंजीन क्या करेगा, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी पैरेलल ओवरलैप करेगा। जब पैरेलल ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब अगर इन दोनों के दरमियान पाई बॉन्डिंग हो गई है तो अब इन दोनों के दरमियान पाई बॉन्ड नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों ने 4-4 बॉन्ड बना लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इस नीचे वाले के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। इन्होंने भी 4-4 बॉन्ड बनाए हैं, मजीद पाई बॉन्ड की गुंजाइश नहीं है। और अब ये दोनों आपस में, तो सारे जो कार्बन है वो पाई बॉन्ड जस्टिफाई कर लेते हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रा करें तो यही ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें पाई बॉन्ड यहाँ पे, फिर नेक्स्ट पाई बॉन्ड नहीं है, फिर नेक्स्ट पाई बॉन्ड यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट पाई बॉन्ड खाली है, और फिर पाई बॉन्ड यहाँ पे है। लेकिन हमने लास्ट टाइम एक पॉइंट पढ़ा था विस्पर थ्योरी में कि जो हाइब्रिड यानी जो आपके पास दो न्यूक्लियस के दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो लोकलाइज रहता है, वो एक जगह पे रहता है, मगर जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो अपनी जगह पे नहीं रहता। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो पाई बॉन्ड हो वो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे शिफ्ट हो, क्योंकि वो न्यूक्लियाई के इफेक्ट में नहीं होता, लोकलाइजेशन उनमें नहीं होती। और फिर ये पॉसिबल है, अगर आप इस डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो उससे पहले इस पाई बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट करोगे और फिर ये ब्रेकअप करोगे और इसको आप यहाँ शिफ्ट करोगे, और नेक्स्ट स्टेप में अगेन फिर यही फिनोमेनन चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। यानी पहले आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो फिर आपको ये डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा और यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर आपको ये यहाँ पे मिलेगा, और फिर ये जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे, तो ये आपको यहीं मिलेगा। तो दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है। तो ये ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करता रहता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ? ये जो शिफ्टिंग है, जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करता है बेंजीन के रिंग में, इसी फिनोमेनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो फिर ओवरऑल हम ये कहते हैं कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर एक रिंग बनाते हैं। इस रिंग का मतलब ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये कंटिन्यूसली शिफ्ट होते रहते हैं और ये एक जगह पे खड़े नहीं रहते, और इसी फिनोमेनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो जिस तरह ये रेजोनेंस बेंजीन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है, इस तरह ये और मॉलिक्यूल की भी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है। और फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कि क्या सिर्फ बेंजीन में ये रेजोनेंस पॉसिबल है या ऐसे और भी मॉलिक्यूल है जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल है। उसके लिए अब हम एक एक कंडीशन पढ़ेंगे। अब इसका एक फ़ायदा है, बेंजीन जब रेजोनेंस करता है तो इस रेजोनेंस को करने के लिए बेंजीन एनर्जी इस्तेमाल करता है, उस एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। कोई मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा इस प्रोसेस में उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना रेजोनेंस ज़्यादा हो उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर ये बेंजीन मॉलिक्यूल होता और इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़ा रहता और ये नहीं शिफ्ट होता रहता तो कोई भी एटम आके इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को उड़ा लेता, इसके साथ बआसानी रिएक्शन कर लेता। लेकिन अब ये एक जगह पे ठहरता नहीं है, तो आने वाले मॉलिक्यूल के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बेंजीन के साथ रिएक्शन कर सकें। अब देखें ओवरऑल अगर इस टॉपिक की हम डिफिनीशन करें तो इसकी डिफिनीशन किस तरह पॉसिबल होगी। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर एज अ वेटेड एवरेज ऑफ 2 or more structure is called as resonance। रेजोनेंस वो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फिनोमेनन है जिसमें आप किसी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है इनका एक वेटेड एवरेज आप रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर यानी या पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ और या नेक्स्ट स्टेप में यहाँ, तो दोनों का एवरेज ये है कि बस एक सर्कल बनाओ इसके ऊपर कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो जब आप किसी मॉलिक्यूल का भी वेटेड स्ट्रक्चर बनाएं कि ये जो दो स्ट्रक्चर है इनका एवरेज ऐसे पॉसिबल है, तो जो आप एवरेज स्ट्रक्चर बनाते हो इस प्रोसेस को
रेजोनेंस कहते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है और ना बेंजीन के ये दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअल है। ये बेंजीन का एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, जो हम बनाते हैं कि इन दोनों का ये एवरेज है। और रियल स्ट्रक्चर में भी अगर आप बेंजीन का ये स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये रुकता नहीं है कि आप कहें कि ये स्ट्रक्चर रियल है, ये रियल है या ये रियल है, तो हम कहते हैं ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। जो स्ट्रक्चर इस रेजोनेंस में हिस्सा लेते हों उन स्ट्रक्चर को कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं या रेजोनेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये भी एक कैनोनिकल फॉर्म है और ये भी एक कैनोनिकल फॉर्म है। इनको मीजोमर्स भी कहते हैं, एक नया वर्ड है, इनको मीजोमर्स भी कहते हैं। और रेजोनेंस को कभी कभार मीजोमेरिज्म भी कहते हैं। और देखिए ये जो वेटेड एवरेज है इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये रेजोनेंट हाइब्रिड है और ये तो ऑलरेडी मैंने बताया कि इसका कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए रेजोनेंस के साथ कुछ फैक्ट्स रिलेटेड हैं और उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उनमें से पहला है स्टेबिलिटी। किसी भी स्ट्रक्चर के अगर कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्ट्रक्चर है या एक कंपाउंड है, उसके 2 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, दूसरे कंपाउंड के 4 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं और तीसरे कंपाउंड के 6 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, तो जितने ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होंगे उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी आने वाले एटम के लिए जो इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा वो मुश्किल से करेगा, क्योंकि वो बदलता रहेगा, तो लिहाजा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट ये है जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतने ही ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होंगे। यानी अगर कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी इस्तेमाल करके ज़्यादा रेजोनेंस करेगी, जिसकी वजह से कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और ये जो स्टेबिलिटी है चूँकि इसका ताल्लुक रेजोनेंस एनर्जी के साथ है, जितनी ज़्यादा एनर्जी इस प्रोसेस में इस्तेमाल होगी, रिलीज़ होगी, उतने ही वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होंगे। अच्छा देखिए, कंपाउंड में अगर आप रेजोनेंस तलाश करना चाहते हैं इसके लिए बेसिक पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो देखिए अगर ऐसे कंपाउंड है कि जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी अगर होगी। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर करें हमारे पास एक स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड और O नेगेटिव। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसके अलावा नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आप देख लें तो ऐसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल होगी। अब देखिए नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल देखें, अगर ये कोई अल्कीन मॉलिक्यूल है और आपको उधर डबल बॉन्ड नज़र आ जाए तो वहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा और भी है कि उसमें आपके पास रेजोनेंस पॉसिबल होगी। ऐसे भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हम अगर सपोज़ करें ये एक कंपाउंड है और इसमें नाइट्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर ऐसे करें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, अब देखिए इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इसमें भी रेजोनेंस जो है ये पॉसिबल है। बाज़ों का आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके बजाय ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े लगे होंगे या नेगेटिव चार्ज लगाया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो यस, जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड हो वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होती हैं। अब देखें, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन किया जाए, एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल है, तो जवाब होगा नो। पहला कंडीशन लाजमी है लेकिन उसके साथ ये सेकंड कंडीशन भी बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक है कि किसी कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है कि किसी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है कि किसी कंपाउंड में इधर नेगेटिव चार्ज होगा ऐसे, लेकिन उसके साथ दूसरा कंडीशन भी लाजमी है कि उनमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए और वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी एडजेसेंट होने चाहिए ताकि एक इलेक्ट्रॉन ले
और दूसरा इलेक्ट्रॉन दे सकें। अब इन दोनों में या ऐसे स्ट्रक्चर में जहाँ पे एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ऑर्बिटल्स नहीं होंगे या मज़ीद उसकी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी। बास टाइम एडजेसेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं लेकिन वहाँ शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ये तीन चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि अगर पाई ऑर्बिटल्स यानी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो वो नज़दीक हो और जहाँ शिफ्टिंग पॉसिबल हो वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होगी। अब ये स्ट्रक्चर देखें, इधर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल, फिर क्या है सिंगल, फिर क्या है डबल, तो शिफ्टिंग पॉसिबल है, शिफ्टिंग पॉसिबल है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हैं, अब इधर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है जो अभी हम डिटरमिन करेंगे, और दोनों एडजेसेंट है और शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगी। मगर अगर यही स्ट्रक्चर हो और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, अब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को हम इस कार्बन को शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड तो नहीं है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हो। तो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है मगर उसको कहाँ शिफ्ट करें, शिफ्टिंग के लिए जगह ही नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि जिसमें ऐसा एक ही डबल बॉन्ड हो, तो इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ भी है और यहाँ भी है, मगर उसकी इलेक्ट्रॉन आप कहाँ शिफ्ट करें, तो इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, जो अभी हम डिटरमिन करेंगे। अच्छा, रूल्स क्या होने चाहिए रेजोनेंस के लिए? तो पहला रूल ये है कि जब भी आप दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के दरमियान रेजोनेंस रिप्रेजेंट करें, तो उन स्ट्रक्चर्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक ही पॉइंट पे रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं, यानी न्यूक्लियाई अपने पॉइंट्स पे होते हैं। जिस तरह बेंजीन में हमने स्टडी किया कि 6 कार्बन है, तो सारे के सारे कार्बन के जो न्यूक्लियसेस हैं वो अपने ही पॉइंट पे होते हैं, लेकिन सिर्फ इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। जब आप रेजोनेंस डिटरमिन करें, तो अगर स्ट्रक्चर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप दो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करें, तो दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और इस तरह टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव नहीं करने। दोनों स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन गायब नहीं होते, बल्कि सिर्फ उनकी शिफ्टिंग होती है, तो ओवरऑल टोटल पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिमेन सेम। और जो स्ट्रक्चर होने चाहिए वो लिव स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, जो अभी हम डिटरमिन करेंगे कि इससे क्या मुराद है। तो देखिए, अगर ओजोन एक मॉलिक्यूल है, ओजोन का ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है जहां 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और फिर नेक्स्ट 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। लेकिन नेक्स्ट सेकंड में क्या पॉसिबल होगा? नेक्स्ट सेकंड में ये पॉसिबल होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड और सिंगल। तो देखिए, पहले तो लोन पेयर देख लें। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर, ये 2 ये और 2 ये, और इस स्ट्रक्चर में भी देखें तो इस स्ट्रक्चर में भी इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 3, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर, दोनों में सिमिलर होने चाहिए, दोनों में ये लोन पेयर जो है ये सेम होने चाहिए। तो दोनों में लोन पेयर की जो कंटेंट होगी वो सेम होने चाहिए, सिर्फ इन पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट होगी। और ओवरऑल जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को आप काउंट करें, तो दोनों में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी सेम होने चाहिए। और दोनों लिव स्ट्रक्चर यानी जो शेड इलेक्ट्रॉन है उसको आपने डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से रिप्रेजेंट करना है, एक का डॉट से और एक का क्रॉस से, एक ताकि फ़र्क वाज़ेह हो। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर है और हमसे कोई ये पूछे कि क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रूल नंबर 1, इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड है, तो हाँ तीनों है, ठीक है। दूसरा, क्या इसमें अनहाइब्रिडाइज या ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो चूँकि पाई बॉन्ड इसमें है तो इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। तो ये अपना ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा और नेक्स्ट सेकंड में इस चार्ज को ऊपर शिफ्ट करेगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट सेकंड में बनेगा वो ऐसे बनेगा, CH3 अपनी जगह और ये जो C डबल बॉन्ड है, अब ये C सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चूँकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है
ये कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ और सिंगल बॉन्ड यहाँ, इधर सिंगल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ। और नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, अगेन ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखें तो इसमें भी ये है कि नेक्स्ट सेकंड में ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अगेन फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये तो दोबारा वही स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस पैटर्न से रेजोनेंस जो है वो रिपीट होता रहेगा। अब देखिए, जो अभी मैंने बताया कि इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल है, मगर इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है, तो इसकी क्या वैलिड रीज़न है। अब देखिए, इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है, ये कल्कीन है, तो इस चूँकि इस पर डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 और एक अनहाइब्रिड, और ये सारे कार्बन जिसमें कौन से हाइब्रिडाइज है, sp2, तो ये पहला sp2, ये दूसरा sp2 कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा, हर एक में एक एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ सिग्मा बॉन्डिंग, सही है ना, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग, इसका एक, और ये सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और ये वो पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। तो आप देखें, अगर ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्डिंग बनाएंगे, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा ये इन दो के दरमियान बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अब ये दोनों पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, अब चूंकि ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी बन गया है, अब इनके दरमियान सिंगल है, तो अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पॉसिबिलिटी है कि अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो और ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ शिफ्ट हो, और अगेन फिर ये यहाँ शिफ्ट हो और ये यहाँ शिफ्ट हो, तो शिफ्टिंग पॉसिबल है। एडजेसेंट अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद है, ये दोनों के लिए ये दोनों मौजूद है, तो कभी ये इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं, कभी ये लेते हैं, कभी ये, तो ये पॉसिबल। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर हो, अब देखिए इसमें ये जो और ये कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये भी sp2 और ये भी sp2, मगर नेक्स्ट कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp3। तो देखिए इन दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान पाई बॉन्ड तो है, मगर उस पाई बॉन्ड को ये कहाँ शिफ्ट करें, उसके लिए नेक्स्ट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। ये जो अभी मैंने शेड किए हैं ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यानी ये अनहाइब्रिड नहीं है। अब देखिए ये CH2 है, तो ये कार्बन ऑलरेडी एक बॉन्ड इसके साथ बनाता है और एक बॉन्ड नेक्स्ट के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे के साथ, और ये कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ और फिर 3 हाइड्रोजन्स के साथ। तो अब इसके लिए कोई अनहाइब्रिड एडजेसेंट ऑर्बिटल नहीं है कि ये अपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को वहाँ शिफ्ट करे। इसके साथ ओवरऑल ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।